हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष माहेश्वरी, डिप्टी डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों, आज हम मोशन के महा रिवीजन सीरीज़ में एक नया चैप्टर रिवाइज करेंगे। आज का हमारा चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल बायोलॉजी। सेल का जो चैप्टर है बायोलॉजी का सबसे फंडामेंटल चैप्टर में आता है। आप भी जानते हो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और इसलिए बायोलॉजी के हर चैप्टर में सेल का जिक्र जरूर आएगा, सेल की बातें हर जगह आएंगी। तो ये बड़ा ही बेसिक सा चैप्टर है। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में इसमें ज़्यादातर चीज़ें दी हैं, वेरियस सेल ऑर्गेनल्स, उनके फंक्शंस, उनके स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लेंगे। हालांकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है, मैंने कोशिश करी है कि हम लगभग सारे सेल ऑर्गेनल का थोड़ा थोड़ा रिविजन जरूर करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन एक जनरल पार्ट से मैंने लिया है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। मैंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, ये एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है, अपने को इसमें से करेक्ट बताना है, ठीक है। नाउ द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। देखिए, हर सेल का शेप साइज बिल्कुल फिक्स होता है और वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। सेल में डिफरेंशिएशन होता है और सेल अपने वर्क के अकॉर्डिंग स्पेशलाइज्ड हो जाती है। सेल को जो काम दिया गया है या सेल जो काम करने वाली है वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग ही उसका शेप भी बनता है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी साइज और सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सेल का जो शेप है वो उसके फंक्शन से बिल्कुल मतलब उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। प्रोकैरियोटिक सेल का हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोट में ले देकर एक ही सेल ऑर्गेनल रहता है, दैट इज राइबोसोम। वो भी मेम्ब्रेन लेस नेकेड सेल ऑर्गेनल है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हुए। नाउ आप चैप्टर की शुरुआत में देखेंगे श्लीडन और स्वान का कंट्रीब्यूशन दिया है और उन्होंने जो सेल थ्योरी दी है उस पर भी बात की गई है। उन्हीं से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। श्लीडन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, कंक्लूडेड based on his studies on plant tissue that the presence of cell wall is a unique feature of the plant cell, ठीक है। अब ये इन्होंने श्लीडन के नाम से दिया है, लेकिन सही बात तो ये है कि इसके अंदर ये जो चीज़ थी कि सेल वॉल होती है जो कि प्लांट सेल का यूनिक फीचर है, ये श्लीडन ने नहीं, ये वास्तव में स्वान ने दी थी। तो ये जो स्टेटमेंट है एक्चुअली इट वाज गिवन बाय स्वान। आप भले एनसीईआरटी भी देखिएगा, आपको ये लाइन वहाँ भी मिल जाएगी। तो ये जो था ये स्वान का कहना था, नॉट बाय श्लीडन। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं हुआ, ध्यान रखना। नाउ बेस्ड ऑन देयर स्टडीज ऑन प्लांट एंड एनिमल, स्वान, अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये बात बिल्कुल सही है। स्वान ने यह भी कहा था साथ में कि एनिमल हो या प्लांट हो, ये सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। इन्हीं के दोनों की वर्किंग से ही तो सेल थ्योरी बनी थी। श्लीडन और स्वान ने पहली सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। श्लीडन और स्वान मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ रुडोल्फ विर्चो एंड गेव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। ये फिर से गलत है। अगर आपको ध्यान हो तो श्लीडन और स्वान ने सेल थ्योरी दी थी, कई सारी बेसिक बातें उसमें रखी उन्होंने, लेकिन उनकी सेल थ्योरी की जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, हमसे ड्रॉबैक ही पूछा जाता है। श्लीडन और स्वान की सेल थ्योरी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि उस थ्योरी में न्यू सेल कैसे बनेगी इसको लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाउ न्यू सेल अराइज, इस पर श्लीडन और स्वान की सेल थ्योरी कुछ नहीं कहती और वही उसका ड्रॉबैक भी था। फिर इस सेल थ्योरी को रुडोल्फ विर्चो ने मॉडिफाई किया, उल्टा लिख रखा है इस स्टेटमेंट में। रुडोल्फ विर्चो ने सेल लाइनेज थ्योरी दी थी और उन्होंने कहा था ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मीनिंग होता है न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जब रुडोल्फ विर्चो का ये स्टेटमेंट हम सेल थ्योरी में जोड़ते हैं तब सेल थ्योरी एक कंप्लीट सेल थ्योरी बनती है, ठीक है। तो रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी को फाइनलाइज किया, ठीक है। श्लीडन और स्वान ने रुडोल्फ विर्चो को मॉडिफाई नहीं किया। रुडोल्फ विर्चो मॉडिफाई द कांसेप्ट ऑफ श्लीडन और स्वान, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया अपना। तो अपना स्टेटमेंट सही कौन कौन से हुए, ए, बी और डी। ए, बी और डी, यानी कि आंसर हमारा इसका हो जाएगा फोर्थ। ओके, आपको ये सेल थ्योरी ध्यान रखनी है इसी क्वेश्चन के सारे। श्लीडन ने क्या कहा, स्वान ने क्या कहा, और रुडोल्फ विर्चो का भी रोल। रुडोल्फ विर्चो पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन और लिया है आगे, ये क्योंकि क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उन्हीं पर बेस्ड है। हु प्रपोज्ड सेल लाइनेज थ्योरी, ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है
न्यू सेल्स ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने कहा था कि नई सेल हमेशा पहले से जो सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उन्हीं से बनती है। प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसी को ओमिनस सेल्यूलर सेल का तो बहुत फेमस स्टेटमेंट है, इसको सेल लाइनेज थ्योरी भी कहते हैं। और ये काम था रुडोल्फ विर्चो का। विर्चो के इसी काम के बाद ही सेल थ्योरी कंप्लीट भी मानी जाती है। ओके, तो ये ध्यान रखना है, ये अक्सर पूछा भी जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम देखते हैं चैप्टर में शुरुआत में थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमें इंट्रोडक्शन दिया है। प्रोकैरियोटिक सेल को हम मोनेरा के साथ, बैक्टीरिया के साथ भी पढ़ते हैं। ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाउंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, ये कुछ जनरल स्टेटमेंट्स हैं, हम जरा देखें इसके बारे में। प्रोकैरियोट्स आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोट्स। यस, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में छोटी होती हैं और उनमें कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में एक ही सेल ऑर्गेनल है जो कॉमन, और वो है राइबोसोम, एंड दैट इज नेकेड सेल ऑर्गेनल। बाकी कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं है। इंटरनली भी बहुत सिंपल है और बहुत रैपिडली डिवाइड भी होती है। ये बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है। ठीक है, देन ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी अ लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर इन सम, व्हाइल इन अदर इट इज कॉल्ड कैप्सूल। ठीक है, अब देखिए ग्लाइकोकैलिक्स जो है, ग्लाइकोकैलिक्स आप देखेंगे प्रोकैरियोट के अंदर सेल की कवरिंग, आउटर कवरिंग्स हैं। प्रोकैरियोट में देखिए कवरिंग्स में क्या क्या है, आपने पढ़ा होगा, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद फिर सेल वॉल है, और सेल वॉल के भी बाहर एक और लेयर होती है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स प्रोकैरियोटिक सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह से मिलती हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में ये बहुत थिन और लूज होती है, स्लाइमी होती है, चिपचिपी सी, इसको स्लाइम लेयर कहते हैं। अगर ये थिन और लूज है तो ये स्लाइम लेयर कहलाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। और कुछ में ये थोड़ी थिक हो जाती है और हार्ड भी हो जाती है, इसको हम कैप्सूल कहते हैं। जब ये थिक हो जाती है तो ये कैप्सूल कहलाती है और ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में ये बात बिल्कुल सही है, एज ए स्लाइम लेयर भी हो सकती है और एज ए कैप्सूल भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज स्ट्रक्चरली डिसिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। ना, ये स्टेटमेंट गलत है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक चीज ध्यान रखना, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, दोनों में मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सेम होता है। वही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था, बिल्कुल वैसा ही मॉडल, और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ें जो है बिल्कुल सेम, स्ट्रक्चर वाइज तो बिल्कुल सेम। थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो कंपोजिशन में हो सकता है, फंक्शन में हो सकता है। फंक्शन में प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन करती है, क्योंकि वहाँ अंदर सेल ऑर्गेनल नहीं है, तो वहाँ सारा काम जैसे रेस्पिरेशन का या और भी जो भी चीज़ें हैं वो मेम्ब्रेन पे परफॉर्म होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली दे आर क्वाइट सिमिलर, डिसिमिलर नहीं होते। ठीक है, क्रोमेटोफोर्स आर द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया व्हिच कंटेन पिगमेंट। ये बात भी सही है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स, देखिए इनकी सेल मेम्ब्रेन ही एकमात्र मेम्ब्रेन है। अब ये सेल मेम्ब्रेन कई बार इनफोल्डिंग कर जाती है, और सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से, सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग से इसके अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। रेस्पिरेशन में काम आने वाला मीजोसोम, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी होती है उस तरह का होता है, और या फिर इसके अंदर बनती हैं क्रोमेटोफोर। मीजोसोम तो फिर भी जो है मेम्ब्रेन से लगा ही रहता है, क्रोमेटोफोर टूट के अलग भी हो जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया में कई बार हमें ये सैक लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटोफोर नजर आते हैं, इनको थाइलेकोइड लेमिली भी कह देते हैं कुछ लोग, और ये पिगमेंट होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का काम प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन ही करती है। मेम्ब्रेन अपने इन कामों के लिए कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन शो करती है, इसके लिए वो इनफोल्डिंग शो करती है। और बल्ब की तरह एक मीजोसोम बनता है, मीजोसोम लगा हुआ ही रहता है, डिटैच नहीं होता, अलग नहीं होता। मीजोसोम जो है रेस्पिरेशन साइट है, वो रेस्पिरेशन का काम के लिए होता है। क्रोमेटोफोर टूट के अलग भी हो जाते हैं, लेमिली की तरह रहते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, और इसमें पिगमेंट्स भी मिलते हैं। क्लियर, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा तो यहाँ सी वाला इनकरेक्ट होगा। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स की हमने कुछ जनरल, सेल की कुछ जनरल बातें हमने ली, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी प्रोकैरियोट से ही रिलेटेड है। कुछ और स्टेटमेंट दे रखे हैं और रॉन्ग स्टेटमेंट हमें इसमें से चूज करना है। ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट दे रखा है, ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट स्टेटमेंट,
सॉरी आउटर मोस्ट एनवलप, बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने बताया भी था कि सेल वॉल के बाहर होता है ये ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक बात है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी लूज शीथ कॉल्ड कैप्सूल, अभी मैंने बताया था। ग्लाइकोकैलिक्स थिन और स्लाइमी होता है, ठीक है, लूज होता है तो उसको स्लाइम लेयर कहते हैं, और वो थिक होता है तब कैप्सूल है, ये तो उल्टा लिखा हुआ है। ग्लाइकोकैलिक्स में भी थिक एंड टफ कॉल्ड स्लाइम लेयर, ये भी गलत हो गया, दोनों रिवर्स लिख दिए। अगर ये थिक और टफ है तो ये कैप्सूल है, लूज शीथ है स्लाइम लेयर है, याद रखिएगा। इसलिए दोनों स्टेटमेंट रिवर्स हो रखे हैं, इसलिए गलत होंगे, इसी बहाने याद भी रखिएगा। देन अ स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीजोसोम, अभी मैंने बताया था, ये बिल्कुल सही है कि मीजोसोम बनता है मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से रेस्पिरेशन के काम के लिए। स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल कॉल्ड फिम्ब्री, ठीक है। अब बैक्टीरिया के अंदर कुछ अपेंडेज मिलते हैं, उसमें एक फ्लैजेला है, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ फ्लैजेला होता है, पाइप की तरह रहता है, और कुछ वो तो फ्लैजेला तो मोबाइल होता है, मोटाइल होता है, लेकिन कुछ इमोटाइल स्ट्रक्चर भी हैं जिसमें कुछ ये फाइबर्स की तरह निकले हुए ब्रिसल लाइक होती हैं, ये फिम्ब्रीज होती हैं, पिलीज भी होती है। फिम्ब्री सबसे छोटी होती हैं, पिलीज उनसे बड़ी है, और फ्लैजेला सबसे बड़ा होता है। पिली, फिम्ब्री और ये फ्लैजेला, तीन स्ट्रक्चर अपेंडेज में आते हैं, जिसमें फ्लैजेला मोटाइल है, बाकी नॉन मोटाइल है। पिली जो होती है वो अटैचमेंट वगैरह के लिए और कॉन्जुगेशन में काम आती है। फिम्ब्री जो होती है वो भी कहीं सरफेस से एंकरेज और अटैचमेंट में काम आती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये भी स्टेटमेंट प्रोकैरियोट्स के लिए सही है। तो दोनों क्वेश्चन में मैंने प्रोकैरियोट से रिलेटेड कुछ मेन बातें आपको बताई, इसमें करेक्ट इनकरेक्ट भी ढूंढना है अपने को और ये चीज़ें याद भी रखनी। तो हमारे यहाँ पर कौन सा बी और सी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, हमसे रॉन्ग पूछा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, बी एंड सी आर रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नाउ अब हम थोड़े यूकैरियोटिक पार्ट पर आते हैं, और यूकैरियोट्स में भी हम वन बाय वन वेरियस पार्ट्स पर बात करते हैं। तो सबसे बाहर सेल वॉल होती है, हालांकि यूकैरियोट्स की सारी सेल में सेल वॉल नहीं है। यूकैरियोट्स की सेल को हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से प्लांट सेल का फीचर है सेल वॉल का होना, एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। अब जो सेल वॉल भी होती है तो सेल वॉल अलग अलग उसमें अलग अलग है, वैसे प्लांट्स के अंदर ये सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, ये सारे कंपोनेंट होते हैं। सेल वॉल का मटेरियल, सेल वॉल जिस भी चीज़ का बना है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, ये सेल वॉल मटेरियल सेल के अंदर सिंथेसाइज होता है, ठीक है। इसमें ईआर, गोल्जी बॉडी ये मदद करते हैं। उसके बाद ये मटेरियल सेल मेम्ब्रेन को दे दिया जाता है, और मेम्ब्रेन उसको बाहर डिपॉजिट करता है। तो सेल मेम्ब्रेन इज सिक्रीटेड बाय एंड सिंथेसाइज्ड बाय सेल वॉल इज सिक्रीटेड एंड सिंथेसाइज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, याद रखना। और ये भी दो तरह से होती है, अगर ये पार्टिकल फॉर्म में डिपॉजिट होती है तो इसको इंटरससेप्शन कहते हैं, अगर ये लेयर्स के फॉर्म में बनती है तो एपोजिशन कहते हैं। ये सब आपने सेल वॉल के साथ पढ़ा भी होगा। यहाँ इसकी वॉल लेयर को लेकर बात की गई है। द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट, द प्राइमरी वॉल इज केपेबल ऑफ ग्रोथ विच इज ग्रेजुअली डिमिशेज एज द सेल मैच्योर एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द। अब देखो सेल वॉल जब बनती है, जैसे मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन पर पहले बनती है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल थिन लेयर होती है, कोई इसके अंदर सेल्यूलोज फिलामेंट्स होते हैं लेकिन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होते, ठीक है। और ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती हैं ये थिन फ्लेक्सिबल होती है। जब सेल में प्राइमरी सेल वॉल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, सेल्यूलोज के फिलामेंट बहुत अच्छे से, इसमें मैट्रिक्स का पार्ट काफ़ी अच्छा होता है, सेल्यूलोज फिलामेंट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल है, इस समय सेल अपना शेप साइज चेंज कर सकती है। और प्राइमरी सेल वॉल है, जब तक वो फ्लेक्सिबल रहती है सेल अपनी साइज बढ़ा भी सकती है, जो भी शेप मेंटेन करना कर सकती है। लेकिन एक बार प्राइमरी के बाद बनता है सेकेंडरी, बना कौन रहा है सब, मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन जो है ये इंटरनल, ये है सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन रिलीज कर रही है। तो पहले प्राइमरी सेल वॉल आई, अब उसके बाद जब सेल को लग गया कि हाँ भाई अब ठीक है सारा काम हो गया, तो अब क्या करेंगे वो, अब वो सेकेंडरी सेल वॉल बनाती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल भी कौन सिंथेसाइज करेगा, सेकेंडरी सेल वॉल भी तो सेल मेम्ब्रेन ही बनाएगी। ये जैसे ये तो हो गई सेल मेम्ब्रेन, अब इसमें सेकेंडरी सेल वॉल लेयर्स के फॉर्म में अरेंज होती, ऐसे इस तरह के लेयर्स बन सकती है इसमें, और एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, अलग अलग लेयर्स बनती हैं। ये सारी की सारी जो है इनको S1 लेयर, S2 लेयर, S3 लेयर ऐसे नाम दिया जाता है। ये सब होती हैं सेकेंडरी सेल वॉल। किससे बनी, ये है सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन से बन रही है, तो सिंपल सी बात है कि ये जो है, अब प्राइमरी सेल वॉल कहाँ चली गई, प्राइमरी सेल वॉल इसके बाहर है, ये प्राइमरी सेल वॉल,
तो प्राइमरी सेल वॉल को बाहर की तरफ धक्का दिया और प्राइमरी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में बनी सेकेंडरी सेल वॉल। एक बार जब सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है ना, फिर सेल का शेप साइज फिक्स हो जाता है, उसके बाद चेंज नहीं होता और वो सेल मैच्योर हो जाती है, मैच्योरेशन कहा जाता है। तो ये यही कह रहे हैं कि प्राइमरी सेल वॉल पहले बनती है जो बाद में ग्रेजुअली खत्म हो जाती है और फिर सेकेंडरी बनती है। तो अब सेकेंडरी किधर बनती है? इनर साइड ऑफ द सेल। इनर साइड कहाँ? टुवर्ड्स द मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला कहाँ? ये और आपको बता दें, जैसे दो प्लांट सेल है, ये मान लो एक प्लांट सेल और एक ये दूसरी प्लांट सेल, तो मिडिल लेमिला जो होती है इनके बीच में होगी, दो सेल के बीच में होती है मिडिल लेमिला। तो सबसे बाहर लेयर है, मतलब प्राइमरी से भी बाहर है, ठीक है। तो टुवर्ड्स मिडिल लेमिला नहीं, टुवर्ड्स मिडिल लेमिला नहीं, सेल मेम्ब्रेन की तरफ है। तो फिर आउटर टुवर्ड्स मिडिल लेमिला ऑफ द सेल, आउटर साइड में भी नहीं, ये भी गलत। इनर है टुवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड, यस, इनर साइड में है मेम्ब्रेन की तरफ। देख लो ना, ये प्राइमरी सेल वॉल और ये सेकेंडरी सेल वॉल, ये प्राइमरी और सेकेंडरी। मिडिल लेमिला अगर होगी तो मिडिल लेमिला तो और बाहर होगी। मिडिल लेमिला किधर बनाए? अगर मिडिल लेमिला भी बनानी है तो मिडिल लेमिला तो फिर इधर बनेगी, ये यहाँ पर, ये होगी मिडिल लेमिला। तो ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ इनर साइड में बनेगी। तो हमारा आंसर सी ही सही होगा। आउटर साइड तो वैसे भी नहीं होगा, इनर साइड में मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो ये सेल वॉल की लेयर्स का अरेंजमेंट आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ मिडिल लेमिला। अब मिडिल लेमिला के लिए अपने को कुछ करेक्ट स्टेटमेंट देने। अभी मैंने आपको बात की थी, मिडिल लेमिला जो होती है वो दो सेल के बीच में एक सीमेंटिंग लेयर होती है और ये दो सेल वॉल को आपस में जोड़ने चिपकाने का काम करती है। जैसे ईंटों के बीच में हम सीमेंट डालते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो ये एक तरह से अटैचमेंट के लिए रहती है मिडिल लेमिला। सीमेंटिंग लेयर होती है, सेल वॉल दो कॉमन, दो पास नाइबरिंग सेल के बीच की कॉमन लेयर होती है। इट होल्ड्स द डिफरेंट नाइबरिंग सेल्स टुगेदर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। नाइबरिंग सेल्स को आपस में चिपकाती हैं। मिडिल लेमिला की वजह से प्लांट का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी प्लांट पार्ट है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट रहता है, हार्ड रहता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जैसे आप फ्रूट में देखिए, कच्चा फ्रूट जो होता है बड़ा हार्ड होता है, सॉलिड होता है, लेकिन राइपन फ्रूट जो पक जाता है उसके बाद वो सॉफ्ट, फ्लैशी और पल्पी हो जाता है। पता है क्यों? उसका रीजन ये है कि पहले उसमें मिडिल लेमिला होती है और जब फ्रूट की राइपनिंग होती है उस टाइम मिडिल लेमिला डिसॉल्व कर दी जाती है। जैसे मिडिल लेमिला डिसॉल्व होगी, सारी सेल फ्री हो गई। अब आप जरा सा भी इसको दबाओगे तो फ्रूट फ्लैशी और पल्पी नजर आएगा, ठीक है। तो ये चीज मिडिल लेमिला बिल्कुल होल्ड करेगी सबको। इट इज कंपोज्ड ऑफ मैग्नीशियम पेक्टेट ओनली, ना, ये गड़बड़ है। इसमें मैग्नीशियम पेक्टेट के साथ साथ और क्या आएगा? कैल्शियम पेक्टेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का रोल है, तो इसमें कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट दोनों आएंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं है, ओनली नहीं आना चाहिए। कैल्शियम भी है और कैल्शियम बल्कि ज्यादा होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट। नाउ इट गेट डिसॉल्व्स ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अभी मैंने बताया था बिल्कुल डिसॉल्व होती है और राइपनिंग के टाइम इसको डिसॉल्व करके सेल फ्री कर देते हैं, तभी तो राइपनिंग का प्रोसेस प्रोसीड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया? करेक्ट कॉम्बिनेशन ए और सी का रहेगा। मिडिल लेमिला के लिए ए और सी स्टेटमेंट सही है। बी में क्या गड़बड़ है? मैग्नीशियम पेक्टेट के साथ साथ कैल्शियम पेक्टेट भी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सेल वॉल के फंक्शन पर बात करते हैं। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में बहुत सारे काम करती हैं, अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं इसके, तो कौन सा फंक्शन नहीं है? प्रोवाइड शेप टू द सेल, बिल्कुल ठीक बात है, सेल वॉल जो है शेप प्रोवाइड करती है, याद रखिएगा। प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, क्योंकि ये एक रिजिड लेयर होती है तो ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देती है, किसी तरह का कोई और पैथोजन वगैरह इसके अंदर डायरेक्ट नहीं एंटर हो पाता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, ठीक है, सेल टू सेल इंटरेक्शन ये नहीं होता, सेल वॉल का ये काम नहीं है कि सेल टू सेल इंटरेक्शन नहीं, ठीक है। एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, जी नहीं, ये भी सही नहीं है। एक्चुअली देखिए, सेल टू सेल इंटरेक्शन का काम मेम्ब्रेन का है। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी जो होती है ना सेल मेम्ब्रेन की, अभी आगे आएगी, तो वो एंटीजन से पहचानते हैं। सेल टू सेल इंटरेक्शन में सेल वॉल तो एक डेड लेयर है, वहां कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं होगा, वो मेम्ब्रेन करती है, ठीक है। तो ये तो चीज सही नहीं है, सेल वॉल का फंक्शन नहीं है। मैकेनिकल सपोर्ट होता है, इन्फेक्शन से भी आप प्रोटेक्शन मान सकते हो, कुछ चीजें अंदर नहीं जाएगी, लेकिन सेल वॉल जो होती है वो फ्रीली परमिएबल है, तो वो मैक्रोमोलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल सबको जो है एक तरह से जाने देती है, बैरियर का काम नहीं करती वो, ठीक है।
इम्बिप्शन ऑफ वाटर काम बिल्कुल सेल वॉल का होता ही है। तो अब हम इसमें देखिए कौन सा फंक्शन नहीं है, इसका सही ऑप्शन दिखा लें, ओनली थ्री, ओनली फोर नहीं, 3 और 4 दोनों। अब 3 और 4 दोनों का एक भी फंक्शन नहीं है, इसलिए हम हमारा ऑप्शन इसमें हम नन कर देंगे, ठीक है। लेकिन इन 5 में से 3 फंक्शन तो सेल वॉल के हैं, 2 नहीं है। सेल का शेप साइज मेंटेन करना, मैकेनिकल सपोर्ट देना, ठीक है, इम्बिबिशन में हेल्प करना, लेकिन इंटरेक्शन का काम या किसी तरह का बैरियर का काम ये नहीं करती। ओके, सेल वॉल के फंक्शन ध्यान रखिएगा इस तरह से। नाउ नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने पढ़ा होगा, चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक चीज ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर और निकोलसन का, ठीक है, फॉस्फोलिपिड होते हैं, प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो एक तो वो स्ट्रक्चर तो आपको सबको अच्छे से आना ही चाहिए, उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। देखिए, प्रोटीन और लिपिड का एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता कि अलग अलग तरह की प्लांट सेल के अंदर अलग अलग तरह का कोई प्रोटीन या लिपिड सेम रेशियो प्रोटीन और लिपिड का हो, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत वेरी करेगा। तो रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सेल, थोड़ा बहुत वेरी करता है, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल हमेशा सब में कॉन्स्टेंट नहीं होगा कि सब में बिल्कुल फिक्स अमाउंट का लिपिड और प्रोटीन हो, ऐसा नहीं होता। फंक्शंस के अकॉर्डिंग, सेल के टाइप के अकॉर्डिंग वेरी करता है। 52% प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी। 52% प्रोटीन, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है एक्चुअली। और 52% प्रोटीन बिल्कुल ठीक है, 52% के आसपास प्रोटीन है, बाकी लिपिड है। ये हमें आरबीसी को एग्जांपल को लेकर एनसीईआरटी में एक फैक्ट दिया, तो ध्यान रखिएगा। द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इज LPPL। ये अरेंजमेंट देखिए, जो लिपिड प्रोटीन का जो अरेंजमेंट होता है, लिपिड बाइलेयर होती है और प्रोटीन बाहर और अंदर होते हैं, तो PLLP ये अरेंजमेंट होता है। तो चाहे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हो, सिंगर निकोलसन का मॉडल हो, तो LPPL, तो इसका मतलब लिपिड तो बाहर है, प्रोटीन अंदर, ऐसे नहीं, दोनों तरफ प्रोटीन, बीच में लिपिड बाइलेयर है, तो ये PLLP होता है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है हमारा, ठीक है। द हेड ऑफ लिपिड इज हाइड्रोफिलिक। लिपिड का जो हेड होता है, ये लिपिड कौन सा है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड के अंदर एक पोलर ग्लिसरॉल का बना हुआ हेड होता है और एक नॉन पोलर टेल होती है फैटी एसिड की, नॉन पोलर टेल। तो पोलर हेड होता है और ये हाइड्रोफिलिक होगा, टेल हाइड्रोफोबिक होती है। ये स्टेटमेंट ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या इनकरेक्ट है, ये अरेंजमेंट जो दिया है LPPL नहीं होकर के PLLP होना चाहिए। प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन, लिपिड की बाइलेयर और दोनों तरफ प्रोटीन, ठीक है। मेम्ब्रेन के बारे में कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये हमने एनसीईआरटी का ही डायग्राम दिया है आपको, ताकि आप मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख सकें। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये सिंगर और निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग दे रखा है, और आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स लेबल्ड ABCDE इन दिस डायग्राम बिलो फ्रॉम द लिस्ट 1 to 7। ये लिस्ट कंपोनेंट के कुछ नाम दे रखे हैं अपने को। देखिए, A तो ये रहा एक, है ना, S ये B है, ये C है, ये D दिया है और ये E दिया है। अब अपने को चीज़ें पहचाननी है। देखो, सबसे पहले तो जो C जिसको दिखा रहा है ना, C तो जो है ये है आपका लिपिड बाइलेयर, सिंपल सी बात है, ये लिपिड बाइलेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो लंबा सा निकला हुआ है ये है, और A और B जो इसको दे रखा है, B दरअसल ये प्रोटीन है, B जो है ये प्रोटीन है, और A जो है ये इस पर लगे हुए शुगर हैं, जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन सुना होगा। कार्बोहाइड्रेट पोर्शन जो होता है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइको मतलब वही कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट पोर्शन अगर प्रोटीन से जुड़ा है मेम्ब्रेन के, तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड से जुड़ता है तो ग्लाइकोलिपिड। ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड सेल मेम्ब्रेन के एंटीजेनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बाकी ये प्रोटीन लगे हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा ये प्रोटीन भी देखिए, एक D और है, ये बड़ा सा ये प्रोटीन दिख रहा है, तो ये जो है ये इंटीग्रल प्रोटीन हो जाएगा, और वो होगा एक्सटर्नल। ये जो प्रोटीन मैंने लिखा है ये एक्सटर्नल प्रोटीन हो जाएगा, और ये जो है इंटरनल या इंटीग्रल प्रोटीन,
इंटीग्रल प्रोटीन। ई वाला जो पार्ट है ये अंदर के साइटोप्लाज्म को शो कर रहा है। इस तरह से लेबलिंग कर सकते हैं। एनसीईआरटी में दे रखा वही डायग्राम है, इसी के पार्ट्स को पूछा गया है। इसके अंदर देखिए लिपिड हमेशा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके दोनों तरफ प्रोटीन है। सेंगर और निकोल्सन के मॉडल के अकॉर्डिंग प्रोटीन एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं लिपिड बाइलेयर के बाहर होते हैं दोनों सरफेस पे, बाहर की सरफेस अंदर की सरफेस, लेकिन लिपिड के अंदर एम्बेडेड नहीं होते, केवल ऊपर रखे हुए हैं, वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। इंट्रिंसिक जो होते हैं वो अंदर धसे हुए होते हैं, थोड़ा निकला हुआ, थोड़ा धसा हुआ, पूरा अंदर की तरफ हो सकता है, या काफ़ी बड़े बड़े हो सकते हैं, टनल की तरह काम आते हैं। ये जो एक बना रखा है डी वाला, ठीक है। और प्रोटीन और लिपिड से मेन बनती है मेम्ब्रेन, और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो बाहर एंटीना की तरफ लगे हुए हैं, ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन हुआ, अब देखिए ए क्या रहा, शुगर बताया था मैंने, तो ए शुगर ये रहा, फर्स्ट में दे रखा है, ए में 1 ये रहा। उसके बाद बी पार्ट मैंने कहा था ये प्रोटीन है, बी जो है वो ये रहा प्रोटीन, ठीक है, बी प्रोटीन। सी जो है 3 लिपिड बाइलेयर, ये रहा सी, अपन ने लिपिड बाइलेयर लिया था। डी जो है, डी ये बड़ा सा जो प्रोटीन है ये इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, और ई जो है ई साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर फर्स्ट वाला ही सही होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। इस तरह से मैच करना है, केवल आपको मेम्ब्रेन के वेरियस पार्ट्स की लेबलिंग करनी है। ये आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेम्ब्रेन से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और बल्कि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, cell membrane are semi-fluid where lipid and integral proteins can diffuse randomly. In recent years, this model has been modified in several respects. In this regard, which of the following statement is incorrect? ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें मॉडिफाई हुई हैं, तो क्या क्या चीज़ें सही हैं ये बतानी है। प्रोटीन्स कैन ऑल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट एज इन द लिपिड। अब देखो मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड नेचर है, बहता हुआ पानी जैसे, मतलब फ्लेक्सिबल है पानी की तरह, तो इसमें मूवमेंट होता है। लिपिड और प्रोटीन दोनों मूवमेंट शो करते हैं, और प्रोटीन तो आइसबर्ग्स की तरह लिपिड में धसे हुए हैं, निकले हुए हैं, उसमें तैर रहे हैं। प्रोटीन और लिपिड में दोनों में मूवमेंट होता है, लेकिन एक मूवमेंट है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, जो सिर्फ लिपिड शो करता है, प्रोटीन शो नहीं करता। जैसे ये लिपिड, ये फास्फोलिपिड है, ठीक है, तो ये क्या है, सीधा का सीधा यूँ जस्ट रिवर्स हो जाना। तो ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इस तरह से कि ये इधर गया और ये इधर है, इस तरह से सीधा ये अप एंड डाउन का जो मूवमेंट होता है इसको फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं। और ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट लिपिड शो करता है, प्रोटीन नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, मेनी प्रोटीन्स रिमेन कंप्लीटली एम्बेडेड विद इन द लिपिड लेयर, ये बात सही है, कुछ प्रोटीन पूरी तरह से लिपिड लेयर में एम्बेडेड होते हैं। प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रेवल विद इन द लिपिड बाइलेयर, बिल्कुल ट्रेवल करते हैं। प्रोटीन लेटरल मूवमेंट और बाकी मूवमेंट तो करते हैं, रोटेशन वगैरह सारी चीज़ें, फ्लिप फ्लॉप नहीं करते लेकिन ट्रेवल करते हैं। प्रोटीन कैन रिमेन कन्फाइंड विद इन ए सर्टेन डोमेन्स ऑफ मेम्ब्रेन, यस, कुछ प्रोटीन होते हैं जो पर्टिकुलर रीजन में फिक्स होते हैं, जैसे चैनल्स वगैरह हैं, ये बात भी सही है, पर्टिकुलर डोमेन में ये फिक्स होंगे और वहीं से इनका सारा फंक्शंस और ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करेंगे। इसमें इनकरेक्ट क्या है, तो ये पहला वाला इनकरेक्ट है कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्रोटीन भी शो करते हैं, नहीं, वो लिपिड शो करेंगे, ठीक है। 10 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन, सेल रिकॉग्नाइजेशन एंड एडिशन आर फैसिलिटेटेड बाय कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस कंपोनेंट्स आर, देखिए मैं आपको अभी भी बता रहा था, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट पोर्शन है मेम्ब्रेन का, वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में है, और ये बाहर की ओर एंटीना की तरह निकला हुआ है। ये जो ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन लगे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को एंटीजेनिक प्रॉपर्टी देते हैं, सेल टू सेल म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन में काम आते हैं। जब दो सेल पास पास आती हैं तो सबसे पहले उनके ये एंटीना ही टकराते हैं, एंटीजेंस, और इससे ये एक दूसरे को पहचानती है। हमारी WBC है या और भी जो सेल्स है, बाहर से आने वाली सेल को भी पहचान लेती है। तो ये सब एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन, तो ये जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं मेम्ब्रेन में, वो ये काम करते हैं। तो सेल रिकॉग्नाइजेशन, एडिशन या किसी से भी रिकॉग्नाइजेशन, कम्युनिकेशन का जो काम है सेल का, वो कार्बोहाइड्रेट पार्ट करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड जो कि लिपिड या प्रोटीन से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। इसका आंसर डी होगा। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये एक डायग्राम और है, हमने एनसीईआरटी से लिया है। इस डायग्राम में भी हमें ABCDE
रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है। लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसमें आप देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखा वास्तव में एक न्यूक्लियस का थोड़ा सा कटा हुआ हिस्सा है ये, और न्यूक्लियस से जुड़ी हुई ये इस तरह की मेम्ब्रेन्स हैं। इस पर आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, देखकर ही पहचान में आ जाता है कि ये एक्चुअल में RER है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है, और जिस पर राइबोसोम नहीं है वो SER है। ठीक है, जैसे ये जो B जो दिख रहा है अपने को, B जो दिख रहा है ये है दरअसल RER, है ना। B जो है ये अपन आराम से पहचान सकते हैं, ये RER है। D जो है, जो डॉट्स, जो ये छोटे छोटे डॉट्स को दिखा रहा है, D एक्चुअली राइबोसोम है, और राइबोसोम इन पर लगा हुआ है, तभी ये ER जो है RER है। ठीक है, अच्छा, ये जो स्मूथ वाला हिस्सा जो C जिसको दिखा रहा है, ये स्मूथ है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER है। अच्छा, ये जो A दिखा रहा है, A दरअसल न्यूक्लियस को दिखा रहा है, और E जो है, सॉरी F है, ये न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोर होते हैं। ठीक है, और E जो है ये किसी चीज को नहीं दिखा रहा है, ये एक तरह से साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी खाली जगह साइटोप्लाज्म होता है। ओके, तो ये अलग अलग कंपोनेंट हैं। अब A जो है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस 3rd नंबर पर है। A न्यूक्लियस है, तो A में 3, ये 2 में आ रहा है। फिर उसके बाद में B जो है, क्या दिखा अपन ने, B RER है, RER आ रहा है 6th नंबर पर, B में 6 ये आएगा, ये भी नहीं होगा। फिर C में 1 हो गया, मतलब SER, ये देखो C जो था वो SER है। फिर D जो है, D कहाँ गया, ये D है राइबोसोम, बिल्कुल ठीक बात है, D में 2nd, और E और F, ये आ गया अपना आंसर सही, C। तो ये एक सेल का डायग्राम है जो NCERT से लिया है हमने। उसके अंदर RER, SER, राइबोसोम, न्यूक्लियस के साथ उनका जो एसोसिएशन है उसको दिखाने की कोशिश की है, इसको पहचानना आना चाहिए। ओके, RER जो होता है वो हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होने के साथ साथ में वो कई सारे फंक्शन, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी राइबोसोम चिपके रहते हैं, RER पर भी रहते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी होता है। ER जो होता है वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ सबसे बड़ा मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, और एक तरह का मेम्ब्रेनस साइटोस्केलेटन बनाता है। ठीक है, ER हमारे सेल का एक सबसे बिजी प्लेटफॉर्म है। ER की इतनी सारी मेम्ब्रेन है, और वहाँ उन मेम्ब्रेन पर बहुत सारा काम होता है। ठीक है, उसमें कई सारे फंक्शन है। राइबोसोम वही है, तो प्रोटीन सिंथेसिस होकर के भी ER में आ रहा है। फिर ER उनको, क्योंकि देखो राइबोसोम से जो प्रोटीन, वो प्रोटीन नहीं बनता, वो तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, rRNA और mRNA और ये सब मिलके tRNA। अब इन पॉलीपेप्टाइड चेन को फोल्ड करना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, कई और चीजें जोड़ना, प्रोटीन का बनाना, या और भी जो भी चीजें हैं, सारी चीजें सिंथेसाइज करना। ER बहुत बिजी सेल ऑर्गेनल है, कई सारी चीजें वहां पर सिंथेसाइज होती हैं। ER में बनने के बाद इन चीजों को जहां जरूरत होती है वहां भेज दिया जाता है। RER जो होती है वो सिस्टर्नी से बनी है मेनली, और SER में ट्यूब्यूल्स होते हैं बड़े बड़े। सिस्टर्नी थोड़ी व्यवस्थित होती है, एक के ऊपर एक, उनमें राइबोसोम लगे होते हैं, और क्योंकि राइबोसोम लगे हैं तो RER का मेन फंक्शन क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस। SER पर राइबोसोम नहीं होते, तो SER लिपिड सिंथेसिस पर ज़्यादा काम करती है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, इस तरह का काम, डिटॉक्सिफिकेशन, ये सब SER करती हैं। तो ER बड़ा वर्सेटाइल और बहुत तरह तरह के काम करता है। कई सारी चीज़ें ER में बन के डायरेक्ट फिर वेसिकल में बंद करके जिसको देनी उसको भिजवा दी जाती है, बट कई सारी चीज़ें ER में पूरी तरह से नहीं बनती। ER में सिंथेसिस शुरू हुआ, फिर ER के मटेरियल को एक वेसिकल में बंद करके गोल्जी बॉडी को दे देते। कई मायनों में गोल्जी बॉडी इज असिस्टेंट ऑफ ER। ER में जो मटेरियल सिंथेसाइज हुए वो गोल्जी बॉडी उसको पूरा फाइनल तैयार करता है, और फिर गोल्जी बॉडी ट्रांसपोर्ट करता है। मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन गोल्जी बॉडी के थ्रू होता है, ER डायरेक्ट कम ही चीज़ें देता है। इसीलिए तो गोल्जी बॉडी को हम डायरेक्टर ऑफ ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं। सारा मैक्रोमोलिकुलर ट्रांसपोर्ट रेगुलेट करता है गोल्जी बॉडी, और वो ER के एसोसिएशन में काम करता है। ठीक है, ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड रूटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन टू देयर डेस्टिनेशन। प्रोटीन का नया प्रोटीन का सिंथेसिस, उनका पूरा मॉडिफिकेशन, और उनको उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम, ये मेनली जो काम होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ध्यान रखिएगा। टुगेदर विद द हेल्प ऑफ गोल्जी बॉडी, वो तो गोल्जी बॉडी तो खैर इसके साथ साथ आना ही है, तो ये ER का ही फंक्शन है, ध्यान रखिएगा। साथ में मैंने आपको SER और RER के भी थोड़ा सा ब्रीफ में फंक्शन बता दिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो है ये एक स्ट्रक्चर दे रखा, करेक्टली आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेनल विद इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये सेल ऑर्गेनल देखिए,
जिस तरह का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये सिस्टर्नी वाला स्ट्रक्चर है, दिखा भी रखा है। तो ये जो है एक्चुअली ये गोल्जी एपरेटस है और इसके अंदर गोल्जी एपरेटस है। गोल्जी एपरेटस में इस तरह की सिस्टर्नी होती है, एक के ऊपर एक ऐसे, ठीक है। और गोल्जी में एक तरफ ये होता है इसका कॉन्वेक्स फेस, और एक होता है इसमें कॉनकेव, ठीक है। एक इसका सिस फेस होता है, दूसरे को ट्रांस फेस कहते हैं। मैंने आपको बताया गोल्जी बॉडी में एक सिस्टमेटिकली अरेंज सिस्टर्नी है और गोल्जी बॉडी ईआर से जो मटेरियल आता है उसको ऑब्टेन करती है। तो छोटे छोटे वेसिकल्स आते हैं ईआर से और वो इसके इस फॉर्मेटिव फेज, जो कॉन्वेक्स फेज साइड होता है, इसको फॉर्मेटिव भी कहते हैं। यहाँ नया मटेरियल सिंथेसाइज होता है या ईआर से मिलता है, फॉर्मेटिव फेज होता है। यहाँ आता है, फिर ये एक सिस्टर्नी से दूसरी सिस्टर्नी में ट्रांसफर होता है। इसमें एक बड़ी अच्छी पोलैरिटी है, सिस और ट्रांस दो एंड बिल्कुल फिक्स है और ट्रांस फेज तक जाता है जब तक मटेरियल पूरा तैयार हो जाता है। ये मैचुरेशन फेज भी कहलाता है और जो मैच्योर मटेरियल होता है वो फिर एक वेसिकल के फॉर्म में निकाल दिया जाता है और उसको जहाँ भेजना वहाँ भेज दिया जाता है। गोल्जी बॉडी भी इस ईआर की तरह बड़ा बिजी सेल ऑर्गेनल है, कई सारी चीज़ें सिंथेसाइज करता है, ईआर की सारी चीज़ों को मॉडिफाई करके कंप्लीट करने का काम करता है। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, मतलब प्रोटीन लिपिड है उसके साथ कार्बोहाइड्रेट को जोड़कर ग्लाइकोस प्रोटीन, ग्लाइकोसाइलेशन, लाइपोसाइलेशन, लाइपोप्रोटीन बनाना, ग्लाइकोलिपिड बनाना, ये सारे काम उसी के हैं। तो अपने को तो केवल ये मैंने जो आपको स्ट्रक्चर दिया है, इसके साथ साथ गोल्जी बॉडी की चीज़ें ध्यान रखना। गोल्जी बॉडी भी सिस्टर्नी का बना है और ये सिस्टर्नीज नंबर कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 1 हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको लाइपोकॉन्ड्रिया वगैरह कई सारे नाम कहते हैं। सबसे ज़्यादा नाम अगर किसी सेल ऑर्गेनल के हैं तो गोल्जी बॉडी के हैं। गोल्जी बॉडी एनिमल्स के अंदर काफ़ी बड़ा और सिंगल होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं। प्लांट के गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी के बजाय डिक्टियोसोम कहा जाता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी की एक फिक्स पोलैरिटी होती है, एक सिस फेज होता है, एक ट्रांस फेज होता है। सिस फेज इसका जो है ईआर की तरफ या न्यूक्लियस की तरफ होता है, ट्रांस फेज इसका मेम्ब्रेन की तरफ होता है। और सेल से जो भी मटेरियल सिक्रीट होता है, हार्मोन, एंजाइम्स, कुछ भी सिक्रीशन सारा गोल्जी बॉडी करता है। सेल के बाहर अगर कोई चीज़ रिलीज कर रहे हैं तो, और वो भी यूजफुल चीज़, वेस्ट मटेरियल नहीं, तो वो यूजफुल चीज़ गोल्जी बॉडी ही रिलीज करेगा। सबसे मेजर काम होता है इसका सिक्रीशन। फिर इसके बाद ये बहुत सारी चीज़ें और सिंथेसाइज करता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह बनाता है, स्पर्म का एक्रोसोम भी बनाता है, बहुत सारे काम है, इसकी लंबी लिस्ट है। और ईआर के भी सारे मटेरियल्स का मॉडिफिकेशन करता है। गोल्जी बॉडी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन विद अ वेरी यूनिक पोलैरिटी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, कई सारे स्पेशल काम भी करता है। तो खैर ये क्लोरोप्लास्ट है नहीं, हम जान ही रहे हैं, ये गोल्जी बॉडी है। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड ये हो जाएगा, आरईआर भी नहीं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी ये नहीं, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी था, इसके फंक्शंस, इसकी पोलैरिटी के बारे में एक ब्रीफ में चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फंक्शंस ऑफ लाइपोकॉन्ड्रिया। नाउ लाइपोकॉन्ड्रिया क्या है? लाइपोकॉन्ड्रिया इज गोल्जी बॉडी। कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। लाइपोकॉन्ड्रिया भी गोल्जी बॉडी का ही दूसरा नाम है। मैंने कहा गोल्जी बॉडी के सबसे ज़्यादा नाम है, तो हमने गोल्जी बॉडी के फंक्शन बताने। फंक्शन ईआर और गोल्जी बॉडी में स्ट्रक्चर से ज़्यादा क्वेश्चन फंक्शन पर आएंगे, ध्यान रखना। केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, क्या ये गोल्जी बॉडी का फंक्शन है? केमिकल मॉडिफिकेशन बिल्कुल है। गोल्जी बॉडी ईआर से मटेरियल जो मिलता है उसका मॉडिफिकेशन करता है, लिपिड का, प्रोटीन का, ग्लाइकोलिपिड बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन और भी कई चीज़ें बनाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन, ये जो फंक्शन है ये एसईआर का फंक्शन है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम है ये गोल्जी बॉडी नहीं करता बल्कि ये एसईआर करता है, ठीक है। साइटोक्रोम P448, साइटोक्रोम P450, इस तरह के कुछ साइटोक्रोम्स होते हैं। एसईआर का फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। एसईआर हमारी बॉडी में एल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, और भी जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, उनका सबका डिटॉक्सिफिकेशन एसईआर करता है, गोल्जी बॉडी नहीं। ये एसईआर का फंक्शन है, तो ये तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ये है। स्पर्म का जो टिप होता है एक्रोसोम, वो एक बड़ा गोल्जी बॉडी, एक तरह से वो गोल्जी बॉडी बनाता है, याद रखने वाली बात है। देन ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन। ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ब्रेकडाउन ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन का बनाना भी और उसका ब्रेकडाउन भी, पूरा काम ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ये जो काम है ये भी किसका है? एसईआर का। लिपिड सिंथेसिस,
ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन, ये सब ACR के फंक्शन है। तो ये गोल्जी बॉडी का फंक्शन नहीं है। गोल्जी बॉडी का फंक्शन फर्स्ट और थर्ड ही होगा। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट 15 का भी, ठीक है। और साथ साथ में ACR के भी फंक्शन ध्यान रखना, दोनों फंक्शन ये ACR के हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं? अब गोल्जी बॉडी और ER के बाद आगे बढ़ रहे हैं। अगला उन्हीं से रिलेटेड एक और सेल ऑर्गेनेल है लाइसोसोम। लाइसोसोम बहुत सारे एंजाइम से बना हुआ एक छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर है, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, सेल के लिए बड़ा रिस्की भी है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है जो हाइड्रोलिसिस करते हैं, मेनली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। और लाइसोसोम जरूरत के हिसाब से बनता है। एनिमल में अच्छे से दिखेगा, प्लांट सेल में क्लियर लाइसोसोम नहीं है। दूसरी कोई चीजें हैं जो लाइसोसोम की तरह काम कर सकती है, बट जो ट्रू लाइसोसोम है वो एनिमल में होता है। इनको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। इनमें जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, अगर ये गलती से बाहर आ गए, लाइसोसोम ब्रेक हो गया या किसी और के कांटेक्ट में आ गया, तो ये सेल का खुद का ही क्या करते हैं, डाइजेशन कर देते हैं, सेल्फ डाइजेशन कर देते हैं, इसीलिए इसको सुसाइडल भी कहा जाता है। लाइसोसोम के एंजाइम सिंथेसिस का काम ER में शुरू होता है, फिर इसके ये पूरा फाइनल मॉडिफिकेशन गोल्जी बॉडी में होता है, और गोल्जी बॉडी से ये एक वेसिकल के फॉर्म में रिलीज होता है। तो जब जरूरत होगी तभी बनाएंगे, ये बैठे नहीं रहते। अब जैसे सेल में कोई फूड मटेरियल आया, फेगोसाइटोसिस हुआ, सेल ने कुछ खाया, तो कोई सॉलिड फूड आया, कुछ भी आया, तो ER इधर से एक लाइसोसोम बनाती है। जो लाइसोसोम ER से बनता है वो प्राइमरी लाइसोसोम होता है। वो जाके फूड से जाकर के फ्यूज हो जाता है और उसका डाइजेशन शुरू कर देता है। जैसे वो फूड मटेरियल से फ्यूज हुआ, वो सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया। कभी कभी ये लाइसोसोम सेल के ही पुराने सेल ऑर्गेनल हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सेल की साफ सफाई भी करता है। कई बार ये सेल ऑर्गेनल से जाके फ्यूज हो जाता है, ऑटोलाइसोसोम, ऑटोफेगोसोम कहते हैं। अब उनमें डाइजेशन होता है, जो यूजफुल मटेरियल है वो लाइसोसोम के बाहर आ जाता है, फिर वेस्ट बच जाता है। वेस्ट मटेरियल वाला ये लाइसोसोम टर्शरी लाइसोसोम होता है, और ये वेस्ट मटेरियल वाला लाइसोसोम मेम्ब्रेन पर आता है और एक्सोसाइटोसिस से अपना वेस्ट मटेरियल रिलीज कर देता है। इस तरह से लाइसोसोम काम करता है। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शरी लाइसोसोम, या प्राइमरी लाइसोसोम, ऑटोफेगोसोम या ऑटोलाइसोसोम जिसको कहते हैं, और फिर टर्शरी लाइसोसोम। तो लाइसोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके स्वरूप बदलते रहते हैं, इसीलिए कहते हैं इसको पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल। मैंने लाइसोसोम की कुछ जनरल बातें आपको बताई हैं। यूजफुल पार्ट है, डाइजेशन के लिए है, लेकिन थोड़ा सेंसिटिव और रिस्की भी है। तो हमें लाइसोसोम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक बात है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तो ही। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना। ER की बजाय यहाँ बेटर आना चाहिए गोल्जी बॉडी। ER का रोल होता है, लेकिन ER का रोल सबसे पहले, उसके बाद गोल्जी बॉडी से वो अल्टीमेटली निकलता है, पैकेजिंग होकर के गोल्जी बॉडी से। तो ये स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं है। लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, बिल्कुल ठीक बात, इसी पर ही क्वेश्चन आ गया कई बार। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक pH। हाँ, ये भी ध्यान रखना है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एसिडिक pH पर काम करते हैं, ठीक है, डाइजेशन का काम करते हैं, और ये सुसाइडल बैग्स भी कहे जाते हैं एनिमल सेल्स में। और जो सेल फेगोसाइटिक एक्टिविटी ज़्यादा करती है उनमें बहुत अच्छे से होते हैं। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, तो अपना सेकंड आंसर करेंगे, इसमें सेकंड वाला प्रॉपर नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। लाइसोसोम के ओरिजिन को लेकर के एक क्वेश्चन बनाए, ठीक है। लाइसोसोम के ओरिजिन में GERL सिस्टम, गर्ल सिस्टम भी कहते हैं कई बार इसको, और इसी से कंफ्यूज किया गया है कि करेक्ट फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम। अब GERL में G गोल्जी बॉडी है, ER जो है वो ER है और L फॉर लाइसोसोम है, लेकिन इसको इस सीक्वेंस में ओरिजिन नहीं है कि पहले गोल्जी बॉडी फिर ER नहीं है। GERL का मतलब क्या है, गोल्जी एसोसिएटेड ER, या गोल्जी विच एसोसिएटेड विद ER फॉर्म्स लाइसोसोम, इसको GERL सिस्टम कहते हैं। लेकिन जब आप ओरिजिन की सीक्वेंस गोल्जी विच एसोसिएटेड विद ER, तो शुरुआत तो ER से होगी, फिर गोल्जी एंड दैट गिव राइज टू लाइसोसोम, GERL सिस्टम। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आना चाहिए, ER, फिर गोल्जी बॉडी, फिर लाइसोसोम। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही होगा। इसको गर्ल सिस्टम भी कहते हैं, GERL सिस्टम, लेकिन इसमें पहले गोल्जी बॉडी नहीं आएगा, गोल्जी विच इज एसोसिएटेड विद ER, तो ER से गोल्जी को मटेरियल मिलेगा। दिस गिव राइज टू लाइसोसोम आफ्टर मॉडिफिकेशन। ओके, ER देन गोल्जी बॉडी देन लाइसोसोम। तीनों सेल ऑर्गेनल आपस में एक दूसरे से एसोसिएटेड है, रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए लाइसोसोम के अलावा ER और गोल्जी बॉडी
कुछ और भी छोटे छोटे वेसिकल लाइक सेल ऑर्गेनल बनाते हैं जरूरत के हिसाब से, इनको माइक्रोबॉडीज कहा जाता है। ये पेरोक्सिसोम, ग्लायोक्सिसोम, स्पिरोसोम्स हैं। ईआर ही इनका पेरेंटल सेल ऑर्गेनल है। ईआर में ही इनके सबके एंजाइम्स और जो भी चीज़ें वो ईआर में बनती हैं और फिर ये रिलीज होते हैं छोटे छोटे वेसिकल के फॉर्म में हैं। इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग इनके नाम है। पेरोक्सिसोम एक माइक्रोबॉडी है जो प्लांट में और एनिमल में दोनों में मिलता है, ठीक है। और पेरोक्सिसोम पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्सिसोम में एक्चुअली ऑर्गेनिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है और इस ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज ए बाय प्रोडक्ट बनता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ बना तो ये जो एंजाइम है ये पेरोक्सीडेज कहलाएंगे जो पेरोक्साइड बना रहे हैं। अब पेरोक्साइड होता है टॉक्सिक, इसको तुरंत डिस्ट्रॉय किया जाता है। इस H2O2 को कैटलेज एंजाइम H2 और O2 में ब्रेक डाउन कर देता है। तो यानी कि पेरोक्सिसोम में पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग एंजाइम भी है जिनको पेरोक्सीडेज कहते हैं और पेरोक्साइड ब्रेकडाउन एंजाइम भी है जिनको कैटलेज कहते हैं। और ये पूरा पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म में प्लांट में भी चलता है, एनिमल में भी चलता है, ये ध्यान रखना है। और बल्कि प्लांट के अंदर तो जो आपने फोटो रेस्पिरेशन आप पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस के साथ, वो पेरोक्सिसोम में ही होता है। तो पेरोक्सिसोम दोनों में मिलता है। बाकी इसके अलावा ग्लायोक्सिसोम और स्पिरोसोम एनिमल सेल में नहीं मिलते हैं, ये माइक्रोबॉडी से प्लांट में मिलती है। तो पेरोक्सिसोम्स आर क्वाइट कॉमन इन द फोटोसिंथेटिक सेल, ठीक बात है। द नंबर कैन बी 70 to 100 पर मेसोफिल सेल wherein they interact with mitochondria and chloroplast to take part in photorespiration। ये जब आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, वहाँ भी आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट तीनों में मिलकर एक प्रोसेस होता है फोटोरेस्पिरेशन। तो पेरोक्सिसोम के लिए ये बात बिल्कुल सही लिखी है। और साथ में आपको ध्यान रखना पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग एंजाइम, यहाँ ऑर्गेनिक एसिड जो हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेज एंजाइम है जिससे H2O2 पहले बनता है, फिर H2O2 का वापस ब्रेकडाउन होता है। वो ब्रेकडाउन कौन करता है? कैटलेज एंजाइम। तो ये भी पेरोक्साइड का स्पेसिफिक काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लायोक्सिसोम्स आर न्यूमरस इन द एंडोस्पर्म ऑफ व्हीट। अब ग्लायोक्सिसोम और स्पिरोसोम का फंक्शन उल्टा है। ग्लायोक्सिसोम जो होते हैं ये वहां बनते हैं जहां फैट या लिपिड का ब्रेकडाउन हो रहा है। जब लिपिड का ब्रेकडाउन हो रहा है वहां ग्लायोक्सिसोम बनते हैं। लिपिड ब्रेकडाउन के प्रोसेस को कहते हैं ग्लायोक्सिलेट साइकिल। फैटी एसिड में दो कार्बन निकाल दिए जाते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया जाता है, ठीक है। तो ग्लायोक्सिसोम के अंदर एक ग्लायोक्सिलेट साइकिल चलती है जो फैट का ब्रेकडाउन करती है। तो प्लांट में मिलते हैं और जो भी ऑयली और फैटी प्रोडक्ट है जैसे ऑयली सीड है, फैटी सीड्स हैं, वो जब जर्मिनेट होते हैं तो उनमें रिजर्व फूड क्या है? फैट, लिपिड। तो जब वो जर्मिनेट होंगे तो उस लिपिड का यूज होगा रेस्पिरेशन एनर्जी के लिए। तो वहां पर आप देखो ग्लायोक्सिसोम मिलेंगे। तो जैसे ऑयली सीड, कैस्टर वगैरह होते हैं, जितने भी फैटी और ऑयली सीड हैं उनका जब सीड जर्मिनेशन हो रहा होता है तो ग्लायोक्सिसोम मिलते हैं। तो ये तो व्हीट तो स्टार्ची है, तो ये तो गलत हो गया। ग्लायोक्सिसोम ऑयली सीड्स में, फैटी सीड्स में मिलते हैं, वो भी उनके जर्मिनेशन के टाइम। अच्छा, स्पिरोसोम में उल्टा काम है। ग्लायोक्सिसोम में तो लिपिड ब्रेकडाउन है, स्पिरोसोम में लिपिड सिंथेसिस है, स्टोरेज है। तो यानी कि वही ऑयली सीड, फैटी सीड जब सिंथेसाइज हो रहे हैं, जब सीड बन रहा होगा तब कौन मिलेगा? स्पिरोसोम, क्योंकि स्पिरोसोम लिपिड सिंथेसिस करता है, डिपॉजिट करता है। और फिर जब इस लिपिड को यूज करेंगे जर्मिनेशन के टाइम तब कौन होगा? ग्लायोक्सिसोम। तो ग्लायोक्सिसोम लिपिड ब्रेकडाउन के लिए है, स्पिरोसोम लिपिड सिंथेसिस का काम करते हैं। दोनों प्लांट में ही मिलते हैं, लेकिन ये ऑयली और फैटी सीड्स में मिलेंगे, व्हीट जैसे स्टार्ची सीड में नहीं, ठीक है। द ईआर बाउंडेड राइबोसोम सिंथेसिस सिक्रेटरी मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोमल प्रोटीन। यस, जो राइबोसोम ईआर पर है, मतलब आरईआर। देखो राइबोसोम जो होता है ईआर पर भी चिपका हुआ है और फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी घूम रहा है। यानी कि राइबोसोम दो तरह के, फ्री राइबोसोम एंड बाउंडेड राइबोसोम। दोनों प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम का तो मेन काम ही प्रोटीन सिंथेसिस है। अब जो ईआर पर बैठा हुआ राइबोसोम है वो ज्यादातर कौन से प्रोटीन सिंथेसिस करता है? जो सिक्रेटरी है, मतलब जिनको सेल के बाहर रिलीज करना है। क्योंकि देखो ईआर में जो बनेगा वो अल्टीमेटली गोल्जी बॉडी में जाएगा और गोल्जी बॉडी सिक्रीशन करेंगी, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन में आने, तो गोल्जी बॉडी के ही वेसिकल मेम्ब्रेन पे जाते हैं, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन। लाइसोसोम भी गोल्जी बॉडी बनाता है। तो ईआर की सारी चीजें गोल्जी बॉडी के पास आ रही हैं। तो सिक्रेटरी प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन, लाइसोसोमल प्रोटीन, ये सब जो है वो राइबोसोम बना रहे हैं जो आरईआर पर लगे हुए हैं। और जो फ्री राइबोसोम हैं वो भी प्रोटीन बनाते हैं, वो जो होते हैं वो सेल में डायरेक्ट यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइबोसोम व्हेन एसोसिएटेड विद ईआर
आर अटैच विद इट 60s सब यूनिट। राइबोसोम के अंदर ध्यान रखना एक लार्जर यूनिट होती है और एक स्मॉलर यूनिट होती है। ओके, इसकी जो लार्जर यूनिट है वो 60s की होती है, स्मॉलर यूनिट 40s की होती है, और तब मिलके ये बनता है 80s का राइबोसोम। ठीक है, और यही अगर 50s और 30s होगी तो 70s का राइबोसोम हो जाएगा। और राइबोसोम जब ER पर अटैच होता है, तो जैसे ये ER की मेम्ब्रेन है, तो राइबोसोम हमेशा अपने लार्जर यूनिट से ऐसे अटैच होता है, ये लार्जर यूनिट और इसके ऊपर ये कैप की तरह स्मॉलर यूनिट लगी होती है। तो राइबोसोम हमेशा ER पर अपने लार्जर यूनिट से अटैच होगा, यानी कि 60s से। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें जो चीज़ रॉन्ग है वो कौन सी रही? बी वाली। ग्लाइकोजिसोम व्हीट में नहीं, फैटी एंड ऑयली सीड्स में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने सारे माइक्रोबॉडीज के थोड़े से फंक्शन आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर पढ़ते जाएं। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज ए डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पैलाडे। पैलाडे पार्टिकल राइबोसोम को कहते हैं। कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, RNA एंड प्रोटीन कहलाता RNP। ठीक है, नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है। ये सारे कौन से सेल ऑर्गेनल के लिए हैं? ये राइबोसोम के लिए। राइबोसोम नेकेड सेल ऑर्गेनल है, RNA और प्रोटीन का बना है, RNP कहलाता है। जॉर्ज पैलाडे ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको पैलाडे पार्टिकल भी कहते हैं। बिल्कुल ग्रेन्यूल की तरह होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं। और ये सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट में भी होता है। प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, फ्री भी हो सकते हैं साइटोप्लाज्म में, और ER और मेम्ब्रेन पर बाउंडेड भी होते हैं। सारी चीज मैं बता चुका हूं, इसका भी आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला मैंने एक डायग्राम लिया है फिर से। ये भी NCERT का डायग्राम है और डायग्राम देख के पहचान में आ जाना चाहिए। ये डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का है। डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज गिवन एंड फ्यू लेबलिंग इज देयर। तो हमें इनके लेबलिंग भी देखनी है और साथ में इसके फंक्शन वगैरह के बारे में दे रखा है। तो क्या चीज? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन ऑर्गेनल। इनकरेक्ट बताना हमें। तो अब इसके अंदर देखो क्या है, ये 1 दे रखा है, 2 दे रखा है। तो सीधी सी 1 तो क्या है? इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। देखो, देखते ही पहचान सकते हो आप, 1 जो है वो आउटर मेम्ब्रेन है और 2 जो है वो इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, 3 जो है वो इनर चैम्बर को दिखा रहा है, 4 आउटर चैम्बर है, 5th जो है वो इनर मेम्ब्रेन को दिख रहा है, इनर मेम्ब्रेन पर जो पार्टिकल्स होते हैं उसको लेकर। तो 1 और 2 आर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बिल्कुल ठीक बात है। 1 और 2 तो दोनों मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है, ऑलमोस्ट लगभग फ्री परमिएबल के आसपास है। ज्यादातर ये पोरिन्स वगैरह भी होते हैं और ये सबको आने जाने देती है, ज्यादा नहीं रोकती। और इनर मेम्ब्रेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं, और ये जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शनली भी। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड कर जाती है, फोल्डिंग से क्रिस्टी बना देती है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं ये क्या है? ये क्रिस्टी होते हैं, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये मीजोसोम के जैसे हैं। और इनर मेम्ब्रेन पर पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सारा सिस्टम होता है, वो जो चीज़ आप रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी अंदर एक चैम्बर है, इनर चैम्बर, और एक चैम्बर होता है 2 मेम्ब्रेन के बीच में। 2 मेम्ब्रेन के बीच वाला चैम्बर छोटा सा है, उसमें ज़्यादा काम नहीं होता। जो इनर चैम्बर होता है उसके अंदर क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम होंगे, एक को छोड़कर। ठीक है, ऑक्सिसोम्स आर लोकेटेड ऑन 5 कहाँ गया? देखो, वो इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग इनर सरफेस बता रहा है, बिल्कुल सही है। ऑक्सिसोम जो होते हैं इस तरह के बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं। और इस F1 के अंदर एटीपेज एंजाइम होता है, और ये सब हम फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं कि इससे जब F0 F1 से H+ आयन ट्रांसपोर्ट होता है तो ATP सिंथेसाइज होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान लास्ट में केमियोस्मोसिस बताया जाता है, तो ये ATP सिंथेसिस के लिए रहेंगे। इनको ऑक्सिसोम भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं। और ये बिल्कुल ये इनर मेम्ब्रेन के इनर साइड में होते हैं। क्रेब्स साइकिल अकर्स इन 3, मैंने कहा ना ये 3 वाला जो है ये इनर चैम्बर है, तो इस इनर चैम्बर में ही क्रेब्स साइकिल के एंजाइम है, तो क्रेब्स साइकिल यहाँ होता है, बिल्कुल ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस अकर इन 4 क्या हो रहा है? 2 मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट। ग्लाइकोलाइसिस यहाँ नहीं होता। ग्लाइकोलाइसिस तो कहाँ होता है? इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ये तो साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये चीज़ ही गलत है, बाकी तो सारी चीज़ें सही हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और उसी के साथ साथ कुछ इसके फंक्शंस मैंने इस डायग्राम के साथ आपको बताएं, ध्यान रखिएगा। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट। मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग क्या चीज सही नहीं है, मैंने अभी थोड़ी तो बताई दी थी आपको। आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल्स अ सीव, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो सीव की तरह, छलनी की तरह, बिल्कुल ठीक बात है। आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है, एक मोटी छलनी की तरह, ज्यादातर चीजें उससे आती जाती रहती हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। द आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, आउटर मेम्ब्रेन जो है लगभग सारे मॉलिक्यूल के लिए परमिएबल होती हैं। द एंजाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स आर एम्बेडेड ऑन आउटर मेम्ब्रेन। ईटीएस, ये आउटर मेम्ब्रेन गलत हो गया, यहाँ इनर मेम्ब्रेन आना चाहिए, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन बहुत कुछ परमिएबल है, ठीक है, सीव की तरह काम करती है, पहले दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ईटीएस के जो एंजाइम्स हैं वो इनर मेम्ब्रेन पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर मेम्ब्रेन पर है। द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग, बिल्कुल ठीक है, और इनफोल्डिंग को अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ, सी वाला, आउटर की जगह इनर मेम्ब्रेन आएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के ही रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों को लेकर एक कॉमन बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर कई ऐसे फीचर हैं जो ये साबित करते हैं कि ये किसी समय में सेल रहे होंगे। आप देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों में अपना खुद का डीएनए होता है, सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, जस्ट लाइक प्रोकैरियोट। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में प्रोकैरियोट की तरह 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं, खुद का डीएनए है, राइबोसोम है, उनके अंदर टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए सब होते हैं, और वो खुद डिवाइड भी कर लेते हैं और एटीपी भी सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो ये दोनों बिल्कुल एक सेल की तरह काम करते हैं। और एक थ्योरी दी गई इनके ओरिजिन को लेकर, एंडोसिम्बायोंट थ्योरी, जिसमें माना गया कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड वास्तव में एक प्रिमिटिव टाइप की प्रोकैरियोटिक सेल हैं, जो ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गई एज ए सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म और इसी में रहने लग गए, नाउ इट बिकम परमानेंट पार्ट ऑफ द यूकैरियोट। तो ये एंडोसिम्बायोंट कहे जाते हैं, इनमें सेल लाइक फीचर होते हैं, इसीलिए ये न्यूक्लियस पर 100% डिपेंडेंट नहीं है, और इसीलिए इनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, इनको सेल विद इन सेल कहते हैं, कि ये भी एक सेल की तरह ही है, बहुत सारे सेल्यूलर फीचर हैं इसमें, और न्यूक्लियस पर पार्शियली डिपेंडेंट है, सेमी ऑटोनोमस। साथ में ये प्रोकैरियोटिक सेल जैसे फीचर दिखाते हैं, तो इनको एंडोसिम्बायोंट, दे आर कंसिडर्ड टू बी एंडोसिम्बायोंट बिकॉज दे पजेस देयर ओन न्यूक्लिक एसिड। सबसे मेन रीजन तो यही है, ठीक है, यही एक उनका खुद का डीएनए होता है इनके पास, ठीक है। दे हैव द कैपेसिटी ऑफ एटीपी सिंथेसिस, ये अच्छा है इनका करेक्टर, लेकिन इसके बेस पर हम इसको एंडोसिम्बायोंट नहीं कहेंगे। डो नॉट रिप्रोड्यूस, बल्कि ये तो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ आंसर क्या हो जाएगा कि दे हैव देयर ओन डीएनए, न्यूक्लिक एसिड। फिर इसमें प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी मशीनरी है, राइबोसोम, आरएनए वगैरह सब हैं, और ये बहुत सारे अपने खुद के प्रोटीन खुद ही बना लेते हैं, न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करते हैं, सेमी ऑटोनोमस होते हैं। एंडोसिम्बायोन, सेल विद इन सेल, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नाम दे रखे हैं, ओके। ये काम की बात है, ध्यान रखिएगा। ये प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में एक चीज़ कॉमन है ये, और ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की तरह ही रिजेंबल करते हैं। चलिए, हम प्लास्टिड की बात कर रहे थे तो हम क्लोरोप्लास्ट पर आते हैं। ये डायग्राम भी हमने एनसीईआरटी से उठाया है क्लोरोप्लास्ट के वेरियस लेबलिंग को लेकर के, ठीक है। यहाँ पर भी वही ए से ई तक दे रखा है, और आपको जो है ट्रू और फॉल्स बताने इनके बारे में जो दे रखा है। अब देखिए ए और बी। ए क्या है, इट इज इम्परमिएबल एंड लैक्स पोरिन्स। अब ए क्या है, देखो ए है आउटर मेम्ब्रेन, ए जो है ये आउटर मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी जो है वो इनर मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी जो है ये ग्रेना है, पहले अपन इनके नाम समझ लें। डी जो होते हैं ये फ्रिट चैनल्स होते हैं, दो ग्रेना के बीच के जो चैनल होते हैं, थाइलेकोइड लेमिली भी कहते हैं इनको अपन, ठीक है, थाइलेकोइड लेमिली, ये ग्रेनल थाइलेकोइड, सॉरी। और ई जो है, ई क्या है, ई स्ट्रोमा है, ई खाली जगह को नहीं कि स्ट्रोमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले अपने को ये पता होना चाहिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट की भी आउटर मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट फ्रीली परमिएबल है, और इसलिए ज्यादातर चीजों को रोकती नहीं है, ठीक है। तो इट इज इम्परमिएबल है, यानी कि ये तो गलत हो गया, समझ में आ रही बात। और अब देखिए इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं। इट इज, बी कौन है, इनर मेम्ब्रेन, बी इनर मेम्ब्रेन है। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल हैविंग कैरियर प्रोटीन्स फॉर ट्रांसपोर्ट, ये सही है। बी जो मेम्ब्रेन, बी मतलब इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, प्रोटीन्स, चैनल्स, कैरियर सब होते हैं इसमें,
जैसे एक नॉर्मल उसमें होंगे, ये सही है। देन सी क्या है, ग्रेना बताया था मैंने, सी ग्रेना मतलब स्टैक्ड थाइलेकोइड वन ओवर द अदर विच इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। सी जो है ये बिल्कुल सही है, ये थाइलेकोइड की स्टैकिंग है और इनके मेम्ब्रेन में पिगमेंट्स हैं, यहाँ लाइट रिएक्शन चलेगी, एटीपी NADPH2 एसिमिलेटरी पावर बनेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, ग्रेना के लिए सही सही लिखा है। देन उसके बाद डी, प्रेजेंट बिटवीन द टू ग्रेना एंड कंटेन एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन। अब डी क्या, देखो फ्रिट चैनल्स हैं या ग्रेनल थाइलेकोइड्स हैं, दो ग्रेना को जोड़ रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन डार्क रिएक्शन के एंजाइम इसमें नहीं है, यहाँ भी लाइट रिएक्शन नहीं होती है, ये गलत हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ क्या, इट कंटेन एंजाइम फॉर द, ई क्या है, ई है स्ट्रोमा, कंटेन एंजाइम फॉर सिंथेसिस ऑफ शुगर एंड प्रोटीन। यस, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन के भी एंजाइम है और प्रोटीन सिंथेसिस का भी सारा काम इसी के अंदर है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब ए के लिए तो फॉल्स, देखो ए फॉल्स, इसमें भी है इसमें भी है। बी के लिए ट्रू, फिर सी के लिए भी ट्रू, डी फॉल्स है और डी फॉल्स आपको एक में मिलेगा, यानी कि ये आंसर इसका क्या हो गया, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग आपको क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने कुछ फंडामेंटल बातें बताई है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 of the following statement regarding cell organelles are correct while one is wrong, which one is wrong? अब सेल ऑर्गेनल के बारे में कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, अपने को करेक्ट इनकरेक्ट ढूंढने। लाइसोसोम्स आर डबल मेम्ब्रेन्ड वेसिकल्स बड ऑफ फ्रॉम गोल्जी एप्रेटस एंड कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। और सब बातें तो सही लिखी, लेकिन एक गड़बड़ कर दी, डबल। लाइसोसोम कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, तो ये तो स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं है। हालांकि गोल्जी बॉडी से निकलता है, डाइजेस्टिव एंजाइम भी होते हैं, लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, ध्यान रखना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। ईआर जो होता है वो बिल्कुल नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स मेम्ब्रेन का ही बना हुआ है, मटेरियल का सिंथेसिस भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है, सिक्रीशन, ये सारे काम ईआर के रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ल्यूकोप्लास्ट, इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, और ल्यूको का मतलब है कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट आर बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन लेक्स पिगमेंट, बिल्कुल डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, पिगमेंट नहीं होते, लेकिन इनका अपना डीएनए होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, बिल्कुल सही है। सारे प्लास्टिड के अंदर डीएनए, प्रोटीन सिंथेसिस का सब काम होगा। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई पिगमेंट नहीं है, पिगमेंट लेस प्लास्टिड होता है। ठीक है, देन स्पिरोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एंड एसोसिएटेड विद सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड। ये मैंने बताया था कि ग्लाइकोसोम और स्पिरोसोम अपोजिट है। स्पिरोसोम फैट सिंथेसिस करते हैं, ग्लाइकोसोम ब्रेक डाउन करते हैं, ये भी सही है। तो इसमें रॉन्ग यही है, पहला वाला ही, कि लाइसोसोम को डबल मेम्ब्रेन नहीं सिंगल मेम्ब्रेन कहना होगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी भी सेल ऑर्गेनल के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है, इनको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल और कुछ स्केलेटन वाले पार्ट पर आते हैं। फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आप देखिए, ये भी मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए, 9+0 अरेंजमेंट होता है इनमें, और ये दो होते हैं परपेंडिकुलर, एक अगर इस तरह से है तो दूसरा इस तरह से होगा, ये परपेंडिकुलर होते हैं। और इनके आसपास का साइटोप्लाज्म वाला पूरा एरिया मिला करके इनको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रियोल दो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और सेंट्रियोल के आसपास का जो पूरा रीजन है उसको मिला करके फिर हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। 9+0 अरेंजमेंट है, 9 ट्रिपलेट होते हैं, 3 होते हैं इसमें, 3 माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम्स आर सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरीसेंट्रियुलर मटेरियल। मैंने कहा ना कि ये जो है सेंट्रोसोम एमोर्फस मटेरियल लिक्विड से आसपास सराउंडेड होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तो सही है खैर सेंट्रियोल के लिए। इन सेंट्रोसोम बोथ सेंट्रियोल लाई पैरेलल टू ईच अदर इन विच ईच हैज ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टविल। अब हर सेंट्रियोल कार्टविल के जैसा होता है, मैंने कहा ना 9+0 अरेंजमेंट, लेकिन पैरेलल नहीं होता, परपेंडिकुलर होता है, तो ये तो हो गया गलत, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर होता है। सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ 9+2 फाइब्रिल्स, ये भी गलत है। ट्यूबुलिन के माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं 9+0 अरेंजमेंट। ठीक है, 9 ट्रिपलेट होते हैं इस तरह के, ये एक, फिर इसके बाद एक, और फिर इसके बाद एक, ऐसे A B C करके ट्रिपलेट होते हैं, और 9 ट्रिपलेट होते हैं पेरीफेरी पे,
सेंटर में कुछ नहीं होता, सेंटर में एक प्रोटीन की रॉड होती है जिसको हब कहते हैं। हब इज द सेंट्रल प्रोटीनेशियस पार्ट। ये बिल्कुल सही जो मैं बता ही रहा कि 9 तो ट्रिपलेट होंगे चारों तरफ और सेंटर में एक प्रोटीन की रॉड होती है जिसको हब कहते हैं। ठीक है, प्रोटीनेशियस रेडियल स्पोक कनेक्ट हब टू द, अब ये भी सही है। देखो ये पेरीफेरी पर तो सेंट्रियोल है, सॉरी माइक्रोट्यूबुल है ट्रिपलेट, और सेंटर में एक प्रोटीन की इस तरह की रॉड होती है और इससे फिर ये कनेक्ट होता है, इस तरह से एक रेडियल स्पोक से कनेक्ट होते हैं, तभी तो ये कार्टविल जैसा स्ट्रक्चर बनता है पूरा। ठीक है, 9 ट्रिपलेट ऑन पेरीफेरी। अच्छा, इन ट्रिपलेट में भी एक माइक्रोट्यूबुल तो पूरा होता है, 13 प्रोटोफिलामेंट का बना हुआ ट्यूबुलिन प्रोटीन का अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डाइमर के पॉलीमराइजेशन से। उसके बाद में 2 जो और इसके साथ लगे होंगे वो इनकम्प्लीट होते हैं। एक जो होता है पूरा माइक्रोट्यूबुल 13 प्रोटोफिलामेंट का, बी और सी जो 2 और होते हैं वो होते हैं इनकम्प्लीट 10 और 11 प्रोटोफिलामेंट के। इस तरह से 3 का एक ट्रिपलेट होता है और थोड़ा सा तिरछा रहता है 40 डिग्री एंगल पर, और ये सारे 9 ट्रिपलेट होते हैं। तो आपसे कभी पूछे कितने टोटल माइक्रोट्यूबुल है तो 9 × 3 27 करेंगे। सेंटर में कोई माइक्रोट्यूबुल नहीं है, एक प्रोटीन का एक्सिस होता है जिसको हम सेंट्रल हब कहते हैं, और इस सेंट्रल एक्सिस से सारे माइक्रोट्यूबुल जो पेरिफेरल हैं वो कनेक्टेड होते हैं रेडियल स्पोक, जैसे व्हील के अंदर स्पोक होते हैं उस तरह से। 9+0 अरेंजमेंट होता है, 9+2 नहीं। ओके, तो इसके अंदर बी और सी जो हैं ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 सेंट्रियोल से रिलेटेड था, साथ साथ में थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर को भी मैंने आपको रिकॉल करवा दिया। नाउ नेक्स्ट वन, आगे देखिए। अगला जो है ये सीलिया फ्लैजेला से रिलेटेड एक डायग्राम लिया है मैंने, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। द गिवन डायग्राम शोइंग फ्लैजेलम्स इंटरनल स्ट्रक्चर इन विच द फॉलोइंग आर द 4 पार्ट ABCD आपको बताना है। अब देखो सेंट्रियोल के अंदर 9+0 अरेंजमेंट है और 9 ट्रिपलेट है। जो फ्लैजेलम होता है उसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है। ठीक है, 9 जो है ये पेरिफेरल है, पेरिफेरल, और 2 होते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल। पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल डबल बने होते हैं, डबलेट होते हैं। ठीक है, एक पूरा होता है और एक इसके आगे लगा होता है, ये एक A कहते थे, एक को B कह देते। वहां 3 थे, यहाँ डबलेट है, मतलब वहां पर 9+0 है और 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट है, या 9+2 है और 9 पेरिफेरल डबलेट है। ठीक है, और सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल ये होते हैं 2 और ये सिंगलेट होते हैं, ये एक एक होते हैं सिंगल सिंगल। इसको C1 C2 ये देखो सेंटर में दिखा रखा है, ये C1 और ये C2 और एक ब्रिज से जुड़े होते हैं। इनके चारों तरफ एक सेंट्रल शीट होती है। तो ये जो A दिखा रहा है, A तो क्या हो गया, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल है, डबलेट। ठीक है, B जो है और ये C जो क्या दिखा रहा है, C तो जो है ये सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल हो गए। ठीक है, B जो है ये एक सेंट्रल शीट हो गई, जो इनके चारों ओर एक शीट होती है। और देखिए अब ये जो डबलेट होते हैं ये भी क्या होते हैं, इस तरह की एक स्पोक से जुड़े रहते हैं सेंट्रल शीट से, रेडियल स्पोक कहते हैं इसको। ठीक है, ये रेडियल स्पोक होती है, जो इसमें D में दिखा रखी है, ये रेडियल स्पोक है। अब क्योंकि यहां पर देखो सेंट्रल के अंदर 2 माइक्रोट्यूबुल है तो 9+2 अरेंजमेंट है। इसके अलावा इस A जो माइक्रोट्यूबुल इसमें 2 आर्म निकली रहती इस तरह की, आउटर आर्म इनर आर्म, ये दिखा भी रखी देखो थोड़ी थोड़ी सी आउटर इनर आर्म होती है जिसके अंदर डाइनिन प्रोटीन होता है, और ये आर्म ही एनर्जी देती है फ्लैजेला को मूव करने के लिए। ठीक है, तो ये 9+2 अरेंजमेंट है, 9 डबलेट 2 सिंगलेट इन द सेंटर। A माइक्रोट्यूबुल के अंदर जो है 2 आर्म भी होती है जो डाइनिन प्रोटीन की बनी है, एनर्जी वगैरह देती है। बाकी सारे माइक्रोट्यूबुल ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। अपने को ABCD मैच करने थे, तो A तो क्या हो गया, पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल, देखो ये रहा, और एक यहाँ भी है। B जो है, B सेंट्रल शीट है, सेंट्रल शीट, सेंट्रल ट्यूबुल नहीं। C जो है वो सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल है, और ये रेडियल स्पोक, यानी कि थर्ड वाला आंसर होगा इसका। और ये सीलिया और फ्लैजेला का एक डायग्राम दिया है, डायग्राम के थ्रू आपको ध्यान रखना है। मेनली ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं। सेंट्रियोल सीलिया फ्लैजेला में कई चीजें कॉमन भी दिखती हैं। अच्छा, सीलिया फ्लैजेला एक बेसल बॉडी से अराइज होते हैं, और बेसल बॉडी जो होती है वो सेंट्रियोल के जैसी होती है। बेसल सेंट्रियोल ही बनाता है उसको, और उस बेसल बॉडी से जब सीलिया फ्लैजेला निकलते हैं तो उसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है। थोड़ा मिलता जुलता होता है सेंट्रियोल का इसका, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। ठीक है, सीलिया और फ्लैजेला दोनों में जो डिफरेंस है, सीलिया छोटे होते हैं, फ्लैजेला की लेंथ ज़्यादा होती है। सीलिया छोटे छोटे होते हैं तो बहुत सारे होंगे नंबर में, और बिल्कुल कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, रिदम में काम करते हैं। फ्लैजेला लंबे होते हैं, इंडिपेंडेंट काम करते हैं। ठीक है, दोनों का मूवमेंट का तरीका अलग है, और लेंथ का ही मेन फर्क है।
लेंथ का और उनके मूवमेंट का तरीके का फर्क है, बाकी स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है सीलिया और फ्लैजेला में। इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, सीलिया आर डिफरेंट फ्रॉम फ्लैजेला, ठीक है, इन हैविंग स्मॉल साइज। सीलिया और फ्लैजेला की बात करें तो क्या क्या डिफरेंस है, बिल्कुल ठीक बात है कि सीलिया जो होता है वो छोटे साइज का होगा, फ्लैजेला बड़ी साइज का। एक डिफरेंस तो ये है, इन हैविंग नॉन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, ठीक है, सीलिया आर डिफरेंट फ्रॉम फ्लैजेला, तो सीलिया में तो कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है, फ्लैजेला में नॉन इंडिपेंडेंट है, तो ये तो डिफरेंस नहीं हुआ, ठीक है। सीलिया हैविंग कोऑर्डिनेटेड, तो हमें सीलिया के बेस पर बात कर रहे हैं हम, इसीलिए ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद में इन टेकिंग पार्ट इन अटैचमेंट, फीडिंग एंड सेंसेशन, ये बात सही है। सीलिया जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, कई बार हमारी कैविटीज़ के अंदर की तरफ होते हैं, ये सेल के अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, फीडिंग वगैरह में, सेंसेशन में ये काम आते हैं। फ्लैजेला ये सब चीज़ें नहीं करता। इन नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। इन वर्किंग लाइक ओर्स, और की तरह, मतलब ये नाव के चप्पू की तरह बिल्कुल रिदम में काम करते हैं, जस्ट लाइक और, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो है ए, सी एंड ई, ये आएगा कि सीलिया जो है फ्लैजेला से इन तीन चीज़ों में डिफरेंट होता है। बाकी कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है मूवमेंट, नॉन कोऑर्डिनेटेड मैनर में तो फ्लैजेला में होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह में स्ट्रक्चर वाइज कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसका आंसर जो होगा 27 का ए, सी और ई, ये करेक्ट होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कुछ और स्टेटमेंट लेते हैं। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये कुछ जो है न्यूक्लियस और कुछ इनसे रिलेटेड जनरल बातें। लार्ज एंड मोर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। देखो न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियोलस होता है, ये भी मेम्ब्रेन लेस होता है, नेकेड होता है। न्यूक्लियोलस का काम होता है आरआरएनए सिंथेसिस, राइबोसोम फॉर्मेशन, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा करेगी उनमें न्यूक्लियोलाई बहुत अच्छे होंगे, न्यूक्लियोलस ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा राइबोसोम चाहिए, आरआरएनए ज़्यादा चाहिए, तो न्यूक्लियोलस भी ज़्यादा होंगे। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स में ये बहुत अच्छे नंबर में मिलेंगे। न्यूक्लियर पोर अलाउ बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द मोलिक्यूल। न्यूक्लियर पोर से चीज़ें बाहर से अंदर भी आती हैं, अंदर से बाहर। अब जैसे प्रोटीन है बाहर से अंदर आता है और अंदर आके राइबोसोम बनाता है, अंदर जो एमआरएनए बना, आरएनए जो अंदर बना वो बाहर भी जाता है, तो ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है, ये भी सही बात है। साइटोस्केलेटन इज ए ग्लाइकोलिपिड स्ट्रक्चर फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ शेप। साइटोस्केलेटन मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, मोटिलिटी मूवमेंट भी हेल्प करते हैं, सीलिया फ्लैजेला सब साइटोस्केलेटन में आते हैं, बट ये ग्लाइकोलिपिड नहीं है, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है। प्रोटीन है और मेनली वो भी ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल मेन है, उसके अलावा एक्टिन प्रोटीन के माइक्रोफिलामेंट भी हैं, लेकिन वो ग्लाइकोलिपिड स्ट्रक्चर नहीं है। साइटोस्केलेटन प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल का लिए एक तरह का ढांचा बनाते हैं, सपोर्ट देते हैं, शेप साइज मेंटेन करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये सीलिया फ्लैजेला भी बनाते हैं तो मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के हैं, माइक्रोट्यूब्यूल इसका मेन कंपोनेंट होता है। देन स्टीरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स, नहीं गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं, एसीआर। स्टीरॉयड हार्मोन वगैरह जो है, मैंने कहा लिपिड सिंथेसिस का काम किसका है, स्टीरॉयड भी लिपिड बेस्ड है, ये सब एसीआर करता है। तो ये सी और डी सही नहीं है, इसमें ए और बी जो हैं वो सही हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर इनकरेक्ट पूछा है तो सी हो जाएगा, सी एंड डी ये इनकरेक्ट है। और साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रखनी साइटोस्केलेटन और न्यूक्लियस की ना। उसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इसमें भी न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। न्यूक्लियस का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से डबल मेम्ब्रेन होती हैं, पोर होते हैं, फिर इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, कुछ डेंस स्ट्रक्चर हैं, क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं, सारी चीज़ें। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस भी हैं, क्रोमेटिन थ्रेड भी हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन को एक्टोकैरियोथिका कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन को एंडोकैरियोथिका कहेंगे। तो एक्टोकैरियोथिका यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस विद ईआर एंड आल्सो बियर्स राइबोसोम, राइट। अब इसकी इस आउटर मेम्ब्रेन से आप देखो कई बार ऐसे ईआर लगे रहते हैं, और वो भी कौन सा, आरईआर होता है। तो ये आरईआर से कंटिन्यू होती है, और बल्कि राइबोसोम जो इस पर हैं वो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी होते हैं, ये बात भी सही है, ठीक है। उसके अलावा स्मॉल एंड लेस नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी पिछले क्वेश्चन बताया था, ये गलत है।
जो प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं उन सेल्स के अंदर, जो एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस करती है उसमें ज़्यादा न्यूक्लियोलस मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ राइबोसोम सिंथेसिस ज़्यादा चाहिए। ये गलत है। मतलब इन तीन में से न्यूक्लियस के रिगार्डिंग ए और बी दोनों सही हैं, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं दो, एक्टोकैरियोथिका, एंडोकैरियोथिका, और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर होते हैं। न्यूक्लियर पोर में एक एनुलस लगा रहता है कार्टविल जैसा, जिससे वो आने जाने वाली चीज़ों को रेगुलेट करता है। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है जो लिक्विड मैट्रिक्स की तरह रहता है। अंदर न्यूक्लियोलस होते हैं। न्यूक्लियोलस है वो नेकेड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, नेकेड स्ट्रक्चर है, और वो आरएनए बनाता है, साथ में राइबोसोम यूनिट्स बनाता है। और बाकी क्रोमेटिन थ्रेड है न्यूक्लियस में, यही चार पार्ट हैं। क्रोमेटिन थ्रेड जो होते हैं वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने हैं। ठीक है, और यही बाद में कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। न्यूक्लियस में यही चार चीज़ें होती हैं। और इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा चैप्टर के एंड में क्रोमोसोम के बारे में भी दिया है, जो मैंने अगले क्वेश्चन में डायग्राम दिया है। फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम। अब आपको ये क्रोमोसोम के टाइप्स दिखा रखे हैं और इनकी लेबलिंग पूछी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो जो चार तरह के क्रोमोसोम हैं, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर, इनकी आर्म्स के बेस पर, अगर बीचों बीच में और दोनों आर्म इक्वल है तो ये जो क्रोमोसोम है ये कौन सा हुआ, ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हुआ। ठीक है, अगर एक आर्म थोड़ी छोटी एक आर्म थोड़ी बड़ी है तो ये जो है ये कौन से क्रोमोसोम हुआ, ये जो है ये सब मेटासेंट्रिक है। ठीक है, ये सब मेटासेंट्रिक है। थोड़ा और अगर मान लीजिए ये सेंट्रोमियर एक तरफ है कि बहुत छोटी आर्म है और इधर बहुत लंबी आर्म है, तो ये जो होता है ये एक्रोसेंट्रिक होता है। और अगर बिल्कुल ही टीलोमियर पे पहुंच गया, एक ही तरफ की आर्म दिख रही है, तो ये होता है टीलोसेंट्रिक। तो इस तरह से चार टाइप के क्रोमोसोम में, मेटासेंट्रिक बिल्कुल मिड में होता है सेंट्रोमियर। ठीक है, उसके बाद में सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर थोड़ा सा मिड से एक तरफ होता है, तो एक आर्म थोड़ी छोटी और एक आर्म थोड़ी बड़ी। फिर उसके बाद अगर सेंट्रोमियर थोड़ा और एक तरफ होता है कि एक आर्म बहुत छोटी एक आर्म बहुत बड़ी, तो एक्रोसेंट्रिक है। और सेंट्रोमियर बिल्कुल टिप पर चला जाता है टीलोमियर पर, तो वो टीलोसेंट्रिक होता है। ये आपको इसमें दिख रहा होगा कि दो छोटी छोटी आर्म यहाँ पर दिख रही है, लेकिन ये ऑलमोस्ट टीलोमियर पर आ जाता है, तो टीलोसेंट्रिक होता है। ये तो मैंने वैसे नाम बता दिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आर्म के लास्ट में जाकर के एक डिप्रेशन होता है जिसको, और उसके बाद एक ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये कहलाता है सैटेलाइट। ये सैटेलाइट है और इस कॉन्स्ट्रिक्शन को अपन कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये सेकेंडरी है, तो प्राइमरी कौन सा हुआ, जो ये सेंट्रोमियर होता है ये कहलाता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, इसको सेंट्रोमियर भी कहते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन थोड़ा बिल्कुल बाहर जाकर होगा, और सैटेलाइट, और इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से ही न्यूक्लियोलस भी अटैच रहता है कई बार। ठीक है, बाकी तो आर्म है, शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म हो सकती है, दोनों आर्म इक्वल भी हो सकती है। तो अपने को तो खैर ये ABCD पूछा है, तो ए तो इसमें क्या आ गया, ए सैटेलाइट है। ठीक है, ए सैटेलाइट इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, ये दोनों नहीं होंगे। उसके बाद बी क्या है, बी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर, बी सेंट्रोमियर होता है। बी जो है वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है या सेंट्रोमियर है। ठीक है, और सी जो है, सी देखो ये सी जो दिखा रहा है ये शॉर्ट आर्म को दिखा रहा है, और डी जो है वो लॉन्ग आर्म को दिखा रहा है, तो हमारा आंसर भी बी सही होगा। ओके, इसमें तो केवल ABCD लेबलिंग पूछी थी, लेकिन मैंने आपको क्रोमोसोम के टाइप्स भी बता दी और भी जो छोटी छोटी चीज़ें थी क्रोमोसोम को लेकर के ये बताई। क्लियर सबको? ठीक है, क्रोमोसोम जो होता है ये आपको सेल डिवीजन के टाइम नजर आता है, अदरवाइज क्रोमेटिन थ्रेड होता है। और जो क्रोमेटिन थ्रेड होता है इसमें ये होता है DNP, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी कि इसके अंदर दो चीजें हैं, DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन। DNA और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के क्रोमेटिन बनता है। ठीक है, और ये थिन थ्रेड के फॉर्म में होता है। जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो ये क्रोमेटिन कंडेंस होकर के क्रोमोसोम के फॉर्म में नजर आता है, और ये क्रोमेटिड नजर आता है। ठीक है, क्रोमेटिड ये थिक थ्रेड हो जाता है और ये अच्छे से सेल डिवीजन के टाइम हमें नजर भी आता है। ठीक है, सो स्टूडेंट, इस पूरे चैप्टर में जितने सेल ऑर्गेनल थे मैंने कोशिश करी है कि लगभग हर सेल ऑर्गेनल से हम एक दो क्वेश्चन लें, और उस क्वेश्चन के थ्रू सेल ऑर्गेनल की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनका स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उनके फंक्शन से रिलेटेड, उस पर हमने बात करी। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक सेल, इसके अलावा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, माइक्रोबॉडीज़। फिर हमने स्केलेटन, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल पर भी थोड़ी बहुत बात की, और उसके बाद में फिर न्यूक्लियस और क्रोमोसोम पर भी लास्ट में हमने थोड़ा सा पार्ट डिस्कस किया।
तो ये जो हमारा पूरा पार्ट था, इन क्वेश्चंस के थ्रू मैंने कोशिश करी है, और ज़्यादातर मैंने स्टेटमेंट सारे एनसीईआरटी के रखे हैं। ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखना, करेक्ट इनकरेक्ट तो ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ इन स्टेटमेंट पर बेस्ड और भी क्वेश्चन बनते हैं। सेल एक बड़ा ही यूजफुल और फंडामेंटल चैप्टर है जो आपके बायोलॉजी के हर चैप्टर में काम आएगा, इसलिए इनकी ये सारी बातें अच्छे से ध्यान रखना। एक एक सेल ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान रखिए। ओके, होपफुली आपका यह चैप्टर काफ़ी कुछ रिवाइज हुआ होगा। सेल ऑर्गेनेल के बारे में जो मैंने बातें बताई हैं उनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा और उनके फंक्शन, स्ट्रक्चर को रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।